नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को विश्व साक्षरता दिवस पर बधाई देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में साक्षरता के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी शिक्षा में मातृभाषा के साथ साथ स्थानीय भाषाओं में भी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, जिससे बच्चों को उनकी शिक्षा और स्कूलों के प्रति उनका अधिक रुझान बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा में लोगों की इन छात्राओं की रुचि भी बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में 3 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी और बाल वाटिकाओं में प्री स्कूल तक की शिक्षा फाउंडेशन स्तर बहुस्तरीय खेल गतिविधियों पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की गई है। प्रारंभिक शिक्षा में नाटक, खोज, गतिविधि आधारित और इंटरैक्टिव प्रणाली का प्रावधान किया गया है और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में निरक्षरता का जड़मूल से खात्मा करने में भी कारगर सिद्ध होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ये किसान मैत्री का एक ठोस कदम है, जिससे किसानों को निश्चित रूप से उत्पादन लागत पर ज्यादा लाभ के साथ अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वरदान सिद्ध होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं की एमएसपी में 40 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ ही नई कीमत और अब 2015 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी तरह जौ की एमएसपी में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ ही नई कीमत अब 1635 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, जबकि चने की एमएसपी में 130 रुपये की वृद्धि के साथ ही यानी कि 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ ही नई कीमत अब 5230 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। मसूर की एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 5500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। वहीं सरसों की एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 5050 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के फूल की एमएसपी में 114 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 5441 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने केंद्र सरकार की ओर से रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अच्छा काम किया है, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है और इसके लिए वो पीएम का आभार व्यक्त करते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैनोला और सरसों की एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया है, जिससे दक्षिण हरियाणा में सरसों की खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह मसूर की दाल पर एमएसपी को 5100 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। उन्होंने बताया कि चने पर 130 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी बढ़ा गया है, जिसे 5100 रुपये से बढ़ाकर 5230 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ऐसे ही कुसुम के फूल पर 114 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। इसी तरह गेहूं और जौ पर भी 40 और 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। तो केंद्र सरकार ने ये एक बड़ा कदम उठाया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि बढ़ी हुई एमएसपी किसानों को फायदा पहुंचाएगी, किसानों को इससे ज्यादा लाभ होगा। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए रबी की जो फसलें हैं उनके दाम बढ़ा दिए, उनके रेट में एमएसपी में बढ़ोतरी की है। मेरे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। डॉक्टर साहब, आज एमएसपी की जो घोषणा है वो कर दी है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मंजूरी दे दी गई है, एमएसपी बढ़ाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो केंद्रीय सरकार का और खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों की चिंता करते हुए और रबी की फसल के जो एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं। और जैसे
सरसों के 400 रुपये बढ़े हैं, आपके मसूर की दाल के 400 रुपये बढ़े हैं, इसी तरह गेहूं के 40 रुपये, जौ के 35 रुपये और चने के भी 170 रुपये करीब रेट बढ़े हैं, एमएसपी के रेट बढ़े हैं। तो ये किसानों की जो आमदनी बढ़ाने का जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं, वो उसी की तरफ एक कदम है और किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और देश के प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले से ही एक नारा दिया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी जो है वो की जाएगी, उसके लिए लगातार कदम उठाए जाएंगे। तो ये 2021-22 का जो एमएसपी है, जिसमें जो गेहूं है, गेहूं में 40 रुपए की बढ़ोतरी है, जौ में 35 रुपए की बढ़ोतरी है, सरसों में 400 रुपए की प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी है। आप मानते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने की तरफ सरकार ये कदम बढ़ा रही है? देखो, ये जो बार बार एमएसपी के रेट हर फसल के बढ़ाए जाते हैं, तो ये किसानों की आय दुगनी करने की तरफ ही एक कदम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार हर फसल का एमएसपी रेट हर सीजन में बढ़ाते रहते हैं। मंत्री जी, विपक्ष जो है वो इस जो रेट की बढ़ोतरी है, इस वृद्धि पर भी जो है वो निशाना साध रहा है। ये कह रहा है कि ये बढ़ोतरी जो है ये नाकाफी है। किसानों की जो आज लागत है वो जिस स्तर पर बढ़ रही है, उस आधार पर सरकार उनको मुनाफा नहीं दे रही। देखो, विपक्ष का काम तो इल्जाम लगाना होता है, लेकिन उनको अपने समय को भी याद करना चाहिए। जब वो सरकार में थे तो उन्होंने कितना बढ़ाया था, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो पिछले 7 साल से देश के बागडोर संभाले हुए हैं, उन्होंने किसानों को कितना फ़ायदा पहुंचाया है। विपक्ष में रह के तो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, लेकिन जब खुद सत्ता में होता है तब पता लगता है। तो आप ये मानते हैं कि जो ये गेहूं पर 40 रुपए और सरसों पर जो है वो 400 रुपए और जौ पर 35 रुपए बढ़े हैं, इससे किसानों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इससे काफ़ी फायदा मिलेगा किसानों को। और सरसों तो देखो, पिछली बार 4650 थी, अब की बार 5050 हो गई है, तो काफ़ी किसानों को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। इसी तरह आपके दूसरी फसलें, उनमें भी काफ़ी फायदा मिलेगा। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपके विधानसभा क्षेत्र में एक ऑयल मिल और एक जो है वो मिल्क प्लांट लगाने की आपकी योजना थी, कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या अभी किस स्टेज पर है? देखो, जो हम एक मिल्क प्लांट लगाना चाह रहे हैं दक्षिण हरियाणा के अंदर, उसकी डीपीआर अप्रूव होके आ गई है और वो प्रोसेस में है। जल्दी ही उसका हम काम शुरू करवाएंगे। और इसी तरह रामपुरा में एक ऑयल मिल और नारनौल और रेवाड़ी में जो पहले एग्जिस्टिंग ऑयल मिल है, उनकी भी कैपेसिटी बढ़ाने पर काम चल रहा है। सर, महिला कॉलेज बनाने की आप लगातार जो है वो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में मांग कर रहे थे कि महिला कॉलेज जो है वो बने, अभी उसकी क्या स्थिति है? ये हमारा जो महिला कॉलेज था वो 2017 में हमारा शुरू हो गया था, लेकिन वो गर्ल्स स्कूल के अंदर चल रहा है फिलहाल। उसके लिए बिल्डिंग के लिए हमारे पास ज़मीन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसके लिए हमने प्राइवेट आदमी से संपर्क किया और उन्होंने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट 5 एकड़ ज़मीन दी। और उसके बाद उसका प्रोसेस हमने शुरू किया और सरकार ने लगभग 19.5 करोड़ रुपए उसके अप्रूव कर दिए थे और उसके टेंडर भी हो गए हैं। और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को इसका वर्क अलॉट कर दिया गया है और जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। यानी महिला कॉलेज जो आपके क्षेत्र में है वो अभी बनने लगेगा, यानी अगले शैक्षणिक सत्र तक उम्मीद करें कि उसमें जो क्लासें लग रही है जो गर्ल्स स्कूल में, वो नए कॉलेज में लगेंगी? हाँ, बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे कि अगले सीजन तक उसको तैयार करें। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल थे, जो कह रहे हैं कि एमएसपी केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, इसके लिए वो केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे किसानों का फायदा होगा, चूंकि अच्छी बढ़ोतरी जो है वो केंद्र सरकार ने की है। इसके अलावा जो उनके विधानसभा क्षेत्र में महिला कॉलेज जो गर्ल्स स्कूल में चल रहा था, उसके लिए भी मंजूरी मिल गई है। जल्द जो है उसके लिए बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर स्टेट टास्क फोर्स की हुई मीटिंग में कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह स्वच्छ भारत मिशन भी हमारी प्राथमिकता है और इसीलिए जन भागीदारी के साथ हर गांव और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। चंडीगढ़ में बुधवार को स्वच्छ भारत मिशन की स्टेट टास्क फोर्स को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग हर 3 महीने में अवश्य करें, ताकि कार्यों की समीक्षा कर योजनाओं को सिरे से चढ़ाया जा सके। उन्होंने जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के लिए निर्देश भी दिए
और कहा कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों से फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फंड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण केवल उन्हीं स्थानों पर करवाया जाए जहां पर आवश्यकता हो और इसकी संस्तुति रिपोर्ट की समीक्षा की जरूरत हो तो वो भी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक यानी कि DPM जिला परिषद के CEO के साथ साथ स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों को भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव एवं शहरों को जन भागीदारी से स्वच्छ बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं का सहयोग लें। स्वच्छता की दृष्टि से आदर्श गांव बनाए जाए। उन्होंने कहा कि खंड एवं जिला स्तर पर बनाए गए आदर्श गांव दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसके अलावा शहरों को भी स्वच्छ बनाने के लिए स्थानीय निकाय के बीच स्वच्छता व सौंदर्यीकरण प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाए। वहीं उन्होंने स्थानीय निकायों को भी इकाइयों में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गोवर्धन योजना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए समन्वय बनाकर टेक्निकल समस्याओं का समाधान निकालने के भी आदेश दिए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवा की रिपोर्ट। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम यानी कि CCTNS प्रणाली में 100% अंकों के साथ देश भर में दोबारा प्रथम स्थान हासिल किया है। इस संबंध में गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक AS चावला सहित पूरे पुलिस विभाग को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दूसरी बार है जब हरियाणा पुलिस ने इस प्रणाली के तहत 100% अंकों के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि हिमाचल ने 99.6% अंकों के साथ दूसरा स्थान और कर्नाटक ने 99.3% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं गुजरात ने 99% स्कोर के साथ चौथा स्थान हासिल किया। गृह मंत्री अनिल विज बुधवार को गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने हीनियस क्राइम की बैठक में शिरकत की। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम में क्राइम और ट्रैफिक व्यवस्था की ताजा स्थिति को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज की माने तो हीनियस क्राइम को लेकर पुलिस कमिश्नरेट से सवाल जवाब किए गए। ये बैठक गुरुग्राम रेंज की थी और ऐसी बैठकों में पूरे हरियाणा में ली जाएंगी, यानी कि आगे भी ऐसी बैठकें चलती रहेंगी। कानून व्यवस्था की DCP वाइज मैंने सारी जानकारी हासिल की है। खास तौर से हीनियस क्राइम की क्या पोजीशन है और कितने केसेस पेंडिंग हैं और क्यों पेंडिंग है, उसकी मैंने जानकारी ली है। ट्रैफिक के बारे में जानकारी ली है। ट्रैफिक का उन्होंने बताया कि लगभग 1100 कर्मचारी ट्रैफिक को देखते हैं। तो मैंने जितने भी कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं उनके बारे में प्लानिंग करने के लिए मैंने कहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री JP दलाल ने की। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाना है। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को विकसित करने और उनकी आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत बुधवार को चंडीगढ़ में कृषि विभाग के अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाना और पिछले सालों की तुलना में इस बार ज्यादा खाद का भंडारण करने की है, ताकि आगामी फसलों के लिए किसानों को खाद की समस्या न हो। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी गेहूं, सरसों और आलू की फसलों को ध्यान में रखते हुए
हर आवश्यक वस्तु की व्यवस्था की जाए और प्रदेश में किसी भी तरह से खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने बैठक में उपस्थित 5 खाद कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा कि कंपनियों के डीलरों की ओर से किसानों को खाद के साथ कुछ दवाइयां खरीदने के लिए कहा जाता है, जिस पर डीलरों को निर्देश दिया जाए कि किसानों को खाद के साथ दवाई की खरीद करने के लिए मजबूर ना किया जाए, ताकि किसानों का खर्च भी कम हो और उनको खाद भी मिल सके। वहीं उन्होंने खाद कंपनियों के प्रतिनिधियों से ये भी कहा कि इस संबंध में सभी खाद डीलरों को लेटर लिखवाकर जारी किए जाए कि अगर कोई भी डीलर इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। करनाल में धरने पर बैठे किसानों के मसले पर कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से सरकार को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जगह जगह रास्ता रोकना धरने का हिस्सा नहीं हो सकता। तारीख को किसानों ने महापंचायत की और उसके बाद पैदल कूच किया और करनाल लघु सचिवालय के सामने देर रात से ही किसान बैठे हुए हैं। और इस मामले में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए। दलाल साहब, ये किसानों का इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, शांतिपूर्वक अगर कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं, बैठते हैं, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। हमारी तो यही प्रार्थना है कि जो जगह जगह रास्ते जाम करते हैं या कोई टोलों पे जाम हो जाता है, उससे आम आदमी को दिक्कत होती है। इस तरह की चीज़ों से बचें और अपनी जो मांग रखने का अधिकार जो है लोकतंत्र में सभी को है। सर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी या फिर राकेश टिकैत जैसे तमाम नेता जो एक कॉल करते हैं, एक कॉल के बाद लोग सड़क पर आ जाते हैं, जगह जगह जाम लगा देते हैं, इन नेताओं को आप क्या कहेंगे? इस विषय में मैं पिछले 10 महीने से बहुत सारा बोल चुका हूँ। चढ़ूनी साहब, टिकैत साहब, इनका हर जगह उद्देश्य जो है राजनीति की रोटी सेकना है और ये चाहते हैं कि कांग्रेस के इशारे पे काम करते हैं, कांग्रेस यहाँ मजबूत हो। ये अपना काम कर रहे हैं, लोग ये सब देख रहे हैं, लोग समझ चुके हैं और रोज़ रोज़ के रास्ते जाम से, धरने प्रदर्शन से आम जनता जो है परेशान है। सर, ये जो एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अब जो डट गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो मांग करने की तो बात है, लेकिन न्यायोचित जो मांग होगी उस पर सरकार जो है विचार करेगी। जी, यानी कोई जो उनको सस्पेंड करने की मांग है, उसके ऊपर सरकार का क्या स्टैंड है सर? वो मेरा विभाग नहीं है, मुझे नहीं जानकारी क्या विचार चल रहा है, लेकिन जो सरकार जो भी उचित होगा वो करेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। दलाल ने कहा है कि जो ये जगह जगह सड़क जाम करना है या इस तरीके से जो लोगों को अव्यवस्था होती है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कार्रवाई की बात है, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की बात, उस मामले में दलाल साहब ने कहा है कि ये महकमा उनके पास नहीं है, लेकिन सरकार न्यायोचित कार्रवाई ही कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कई मुद्दों को लेकर हालांकि उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि चौथी और 5वीं क्लास शुरू होने का जो रिस्पांस है वो अच्छा मिल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम पहली से लेकर 30वीं क्लास भी शुरू कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर भी अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। सितंबर से चौथी और 5वीं क्लास के स्कूल भी खोल दिए गए हैं, यानी प्राइमरी स्कूल में चौथी 5वीं क्लास जो है वो शुरू कर दी गई है। और अब आगे की क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। सर, चौथी और 5वीं क्लास की आपने कक्षाएं शुरू की है, आगे के लिए क्या तैयारी है, यानी पहली, दूसरी, तीसरी के लिए भी कोई विचार कर रहे हैं क्या? हाँ, निश्चित तौर से अगर ये इस प्रकार से ठीक चलता रहा, जैसे 6ठी से 12वीं हमने पहले शुरू किया था और वो बिल्कुल ठीक से चल रहा है, फिर उसके बाद हमने चौथी 5वीं का निर्णय लिया, वो भी ठीक से चल रहा है और अगर इसी प्रकार से ठीक से चलता है तो निश्चित तौर से पहली से तीसरी का भी हम शुरू कर देंगे। सर, अभी 1 सितंबर से स्कूल खोले जा रहे हैं और चौथी 5वीं की क्लास बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, 1 हफ्ते के करीब हो गए, कोई इस तरह का मामले कहीं आए हो या कोई और किसी तरह की परेशानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल स्मूथली सारा कुछ चल रहा है और उसमें हमने छूट दे रखी है कि जो अभिभावक सेटिस्फाई हैं तो उसके बाद ही बच्चे को स्कूल में भेजें। कोई किसी की अपसेट नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार से चल रही है। अगर कोई बच्चे को ऑनलाइन ही पढ़ाना चाहता है तो घर पे पढ़ा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
और अगर स्कूल में भेजने का उसका मन है तो स्कूल में भेज सकता है, बच्चों का भी मन है स्कूल में जाने का, और 25% से ज़्यादा बच्चे भी आने शुरू भी हो गए हैं। तो सर अभी हाजिरी जो है वो आप बता रहे हैं कि 25% के करीब स्कूलों में है चौथी पांचवी क्लास की। हाँ, 25% के आसपास जो है वो बच्चे आ रहे हैं। सर इसके साथ साथ जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को पूरा करवाने के लिए 6ठी से 12वीं का जो सिलेबस है बच्चों का, उसको पूरा करवाने के लिए क्या कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? नहीं, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन तो दी जा रही है, और पिछली बार भी हमने सिलेबस तो पूरा कराया था, इस बार भी सिलेबस पूरा कराएंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में भी एक सवाल उठा था कि बच्चों की जो किताबें हैं वो बच्चों को नहीं मिली। आपने कहा था कि बच्चों को डायरेक्ट जो है वो पैसा हम दे रहे हैं कि वो अपनी किताबें खरीद सके, उसमें क्या आगे अपडेट है सर? आने नहीं, उसमें पूरी कार्रवाई कर ली गई, और मैं अभी एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता सकता, पर मुझे लगता है कि शायद पैसा ट्रांसफर कर दिया गया होगा अब तक। तो अगर आप मुझे पहले पूछते तो निश्चित तौर से उसकी जानकारी लेके मैं बताता। तो लगभग ट्रांसफर कर दिया होगा, नहीं किया तो 1-2 दिन में ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी इस बार सर इस शैक्षणिक क्षेत्र में स्कूलों की में बच्चों की जो संख्या है वो भी बढ़ी है, क्या वजह मानते हैं? नहीं, देखिए, अब जिस प्रकार से हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं उसका एक कारण है, और दूसरे हमने जो प्ले स्कूल खोले हैं वो भी संस्कृति मॉडल स्कूल ही हैं, उनमें उनका भी एक कारण है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो है अभिभावकों का विश्वास जो है वो निश्चित तौर से सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ा है, और हमारा प्रयास है कि जिसकी वजह से बढ़ा है तो आगे और अच्छी व्यवस्था करके ये संख्या बढ़े। जब मुझे जिम्मेदारी दी गई थी तब भी मैंने कहा था कि हमारा टारगेट है कि जैसे पहले जब हमने शुरू किया तो 40% बच्चे जो थे वो सरकारी स्कूलों में थे और 60% बच्चे प्राइवेट में थे। तब मैंने कहा था कि हमारा प्रयास रहेगा कि ये 50-50 होने चाहिए। अब के इसमें जो हमारा कार्यकाल है इसमें हम चाहते हैं कि ये संख्या बढ़ के हमारी 50% तक आनी चाहिए, प्राइवेट में 50-50 सरकारी में होना चाहिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए ताकि ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में आए। सर शिक्षकों की अगर बात करें तो हरियाणा में सरकारी स्कूलों में चाहे जेबीटी टीचर हैं, पीजीटी हैं, क्या है इस वक्त स्ट्रेंथ, क्या है, जरूरत है क्या और नए टीचर्स की? देखिए, जहाँ तक जेबीटी है, जेबीटी हमारे पास सरप्लस है, कुछ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी हमारे पास कम है, और उसके बारे में हमने लिख के भी दे दिया। जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है उसमें हम लिख के भी दिया है कि भाई जल्दी से भर्ती होनी चाहिए। तो उसको है, प्रोसेस में है मामला, और जल्दी भर्ती की जाएगी। सर काफ़ी समय से जो अटकी हुई पदोन्नतियां थी, आपने लगातार पदोन्नतियां करने का फैसला किया है, चाहे प्रिंसिपल प्रमोट करने की बात हो, बीओ प्रमोट करने की बात हो, ये पदोन्नतियां काफ़ी समय से अटकी हुई थी। हाँ, नहीं, देखिए, जो कुछ पद ऐसे हैं जो प्रमोशन से ही भरे जाते हैं, तो हमने उसमें एक तुरंत कार्रवाई की, और काफ़ी बड़ी संख्या में हमने जो हेडमास्टर बनाने थे, प्रिंसिपल बनाने थे, पीटी बनाने थे, वो सारा काम हमने किया है। और जो पद नीचे रहे खाली जिनको भरना है हमने वैसे भर्ती करनी है, तो वो भी हम जल्दी प्रोसेस शुरू करेंगे। सर संसदीय कार्य मंत्री के नाते एक सवाल है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल एक चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, ये कहा है कि हरियाणा की विधानसभा परिसीमन आगे होगा उसके मुताबिक छोटी है, जगह और ज़्यादा चाहिए। साथ में अभी जो है उस पर भी पंजाब का कब्जा है, 40% जो शेयर है वो पूरा नहीं मिला हुआ है, नए भवन बनाने की जरूरत बताई गई है। सर क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, वो हमने भी, जब मेरे में ये काम था, जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, मैंने भी इसके लिए प्रयास किया, और पंजाब के जो स्पीकर थे उनसे बातचीत भी की थी, और मेरे से पहले भी जो रहे उन्होंने भी किया, और अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी इस पर काफ़ी गंभीरता के साथ इस पर लगे हुए हैं। और अगर हमारा 40% शेयर हमें मिलता है तो काफ़ी सुविधाजनक स्थिति में होंगे, और लेकिन जो हमारी विधानसभा भी है उसको भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ही हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक प्रयास शुरू किया, और उसमें ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई हमें और जगह थोड़ी मिलनी चाहिए, अगर हमें जगह मिलती है तो हम साथ ही उसको एक्सटेंड करेंगे, तो वो एक सुविधाजनक रहेगा सभी विधायकों के लिए बैठना, और जो दर्शक दीर्घ है वो भी सब कुछ। और भाई आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, आप लोग भी, जितनी मीडिया है वो भी वहाँ नहीं जा सकता, और दर्शक दीर्घ भी उसके बाद बंद है। तो अब सारे में हम केवल विधायकों के बैठने की जगह है, ऐसी स्थिति है, तो जगह की कमी तो है ही हमारे पास। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अगर जगह मिले तो हम उसको स्टैंड कर सकते हैं। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। ये कहा है कि चौथी पांचवी की जो कक्षाएं हैं वो लगाई गई है, प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं, आगे अगर ठीक स्थिति रहती है तो पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाएं लगाने पर भी विचार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा है कि एचवीपीएनएल ने अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान एचवीपीएनएल ने लगभग 188 करोड़ रुपए से 4 नए सब स्टेशनों की स्थापना की है,
और 36 सब स्टेशन की क्षमता को 793 MVA क्षमता की वृद्धि की है। इसके साथ ही ट्रांसमिशन सिस्टम में लगभग 50 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें भी लगाई गई। इसके अलावा डिस्कॉम ने लगभग 119 करोड़ रुपए की लागत से 26 नए 33 kV सब स्टेशन भी जोड़े और 16 सब स्टेशन को बढ़ाया है और 235 किलोमीटर की नई लाइनें बनाई गई हैं। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास ने बताया कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए पूरे राज्य में बिजली की गुणवत्ता की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को विकसित किया। वहीं पुडरी के गांव फतेहपुर में विधायक और हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन ने जस्सी कॉलोनी की गली नंबर 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर नवनिर्मित कॉलोनी में लोगों ने रणधीर सिंह गोलन का धन्यवाद किया। पत्रकार वार्ता में रणधीर सिंह गोलन ने बताया कि सड़कों का काम या फिर सफाई व्यवस्था हो, पुडरी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 55 नए ट्यूबवेल लगाए गए हैं। महाग्राम योजना के तहत हमने सीवरेज सिस्टम मंजूर करा दिया है। उसके थोड़ी बहुत ही दिक्कत थी, बार बार एस्टीमेट कभी कोई अधिकारी ऑब्जेक्शन ला दिया, कभी कोई ला दिया। उसका हम दूर करा के, चाहे सब्जी मंडी हो चाहे अनाज मंडी हो, और पूरे फतेहपुर का पानी बाहर सीवरेज सिस्टम के द्वारा निकालने का काम करेंगे। जहाँ तक गलियों की बात है, चाहे हमारे राणे वाली गली हो, चाहे यह हो, चाहे खड़बंडार के पीछे गली हो, चाहे बलकार कॉलोनी में हो, चाहे हमारे मिंदर जाटौर के डेरे की हो, चाहे फतेहपुर गांव की हो, हमने जिसने भी मेरे संज्ञान में ले आया, हम उसको कराने का कार्य किया और कर दे रहेंगे। तक सफाई की व्यवस्था की बात है, आपकी बात ठीक है। भाई सफाई कर्मचारी कम है, गांव बड़ा है, तो उसकी वजह से भी सफाई में दिक्कत आती है। लेकिन मैं तो फतेहपुर पुंडरी एक ही गांव है, मैं तो प्रयास करता हूँ। कुर्सी से सांसद नायब सिंह सैनी बुधवार को कलानौर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उन्हें संबोधित भी किया। सांसद ने कहा कि सभी कार्यकर्ता बीजेपी की जनकल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। सांसद पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष राजेश सैनी के निवास स्थान पहुंचे, जिसके बाद सैनी समाज की तरफ से सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सैनी समाज कल्याण सेवा संस्थान कलानौर की ओर से सांसद को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया, जिसमें कलानौर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम बदलकर प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखने की मांग रखी गई। और जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।